भाग 27। आयुध की आंखें नम पड़ गईं। उसने कभी नहीं सोचा था हालात इस तरह से बदलेंगे। आरजे शुरू से कह रही थी कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, हम परिजात के बारे में ना ढूंढे, पर हम लोगों ने आरजे को परिजात में इन्वॉल्व किया और उसकी वजह से जो लोग हमारा पीछा कर रहे थे उन्हें आरजे के बारे में पता चल गया। अब वो चुप नहीं रह सका। उसने ओमकार अरुणा को सब सच सच बता दिया। सच सुनकर ओमकार काफी ज्यादा परेशान हो गए और अब तो अरुणा की भी परेशानी बढ़ गई थी। सच में इंडिया में अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। 21वीं सेंचुरी में भी ये लोग परिजात जैसी चीजों पर बिलीव करते हैं। अब इसमें आरजे का क्या रोल है? और तुम, किसने कहा था तुम्हें इस बकवास केस में इन्वॉल्व होने के लिए? मुझे बताते, मैं रिचर्ड से बात करती। जीविका ने आयुध को डांटा। आयुध बोला, मॉम, जिन लोगों ने हम पर हमला किया उन्हें परिजात चाहिए और उन्हें लगता है कि आरजे को पता है कि परिजात कहाँ है। वो आरजे को कुछ नहीं करेंगे, पर आरजे अभी भी खतरे में है। मॉम, क्या आप मुझे शिवी की अपडेट दे देंगी? मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। आयुध को शिवी की फिक्र हो रही थी। जीविका को आयुध का शिवी की फिक्र करना पसंद नहीं आया, पर ओमकार और अरुणा के सामने कुछ गलत नहीं बोल सकती थी, इसलिए सिर्फ हाँ में सिर हिला वहां से चली गई। अंकल, आंटी, आप टेंशन ना लें, आरजे मिल जाएगी। अरुणा बोली, टेंशन कैसे ना ले बेटा, माँ बाप हैं उसके। तभी समय वहां आ गया। आया तो वो आयुध से मिलने था, इसलिए नहीं कि उसे उसकी फिक्र हो रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानना चाहता था कि आयुध और शिवी को गोली कैसे लगी। पर जब उसने अरुणा के मुंह से माँ बाप की बात सुनी तो उससे रहा नहीं गया और आखिरकार अपना सवाल पूछ ही लिया। माँ बाप, आपने आरजे को अडॉप्ट किया था, क्या ये सच है? अरुणा और ओमकार अब समय की तरफ देखने लगे। आयुध भी काफी वक्त से यही सवाल पूछना चाहता था, इसलिए उसकी नजरें भी ओमकार और अरुणा पर टिक गई थी। अरुणा बोली, हाँ ये सच है। अरुणा की आंखें नम पड़ने लगी। ओमकार ने उसका हाथ पकड़ लिया। शायद सच इसी तरह बाहर आना था, हम इसे और नहीं छुपा सकते। समय ने अपना सिर झटका और अरुणा की तरफ अपना रूमाल बढ़ा दिया। मैं जानता हूं इस वक्त आपको काफी हर्ट हो रहा होगा, पर आपको सच्चाई बतानी होगी, तभी हम आरजे को बचा पाएंगे। आयुध बोला, हाँ आंटी, अब आपको सच बताना ही होगा। आंटी, आरजे हमेशा मीडिया से दूर रही, न उसके बचपन की तस्वीरें कभी सोशल मीडिया पर आईं। आरजे को दुनिया ने तब देखा था जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी। आप जानती है ना, आरजे के कपड़ों की वजह से मीडिया में हंगामा हुआ था। आरजे हमेशा इतने भारी कपड़े क्यों पहनती है? ओमकार बोले, आरजे आम बच्चों की तरह नहीं थी, वो अब भी नहीं है। हमेशा अकेला रहना पसंद करती थी। वो हमेशा कहती थी उसे कुछ अजीब दिखाई देता है जो उसे डराता है। वो रात रात भर सो नहीं पाती थी। जब हमने उसे अडॉप्ट किया था, हमारे लिए वो किसी नॉर्मल बच्चे को अडॉप्ट करने जैसा ही था। पर अरुणा बोली, मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए यहाँ ऋषिकेश आई थी। मुझे लगा था कि मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किए हैं, इसलिए मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। तब ये मेरी जिद पर मुझे ऋषिकेश लेकर आए थे। यहाँ त्रिवेणी घाट पर मैं संतान प्राप्ति के लिए महापूजा करना चाहती थी। शायद भोलेनाथ ने ही मुझे यहाँ बुलाया था। ओमकार ने अरुणा के आंसू पोंछे कि किसी होटल में नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए हमने एक धर्मशाला में रुकने का फैसला किया। इस धर्मशाला का मालिक भी यहीं रहता था, किशोर नाम था उसका। शायद हमारा यहाँ आना पहले से ही तय था। मुझे नहीं पता कि हमारी गलती थी या वरदान कि हम यहाँ से जब लौटे तो हमारे हाथ में एक नन्ही बच्ची थी जो सच में बहुत दर्द में थी, जो आज तुम सबकी आरजे है। ओमकार ने अपनी आंखें मीच ली। उनकी आंखों के सामने वो दिन घूमने लगा जब दोनों ने पहली बार उस धर्मशाला में कदम रखा था। फ्लैशबैक में 1998 में सव्यसाची धर्मशाला ऋषिकेश, सैलानियों की आवाजाही और शोरगुल और मौज मस्ती में रमी धर्मशाला। यहाँ से जो भी जाता था अपने साथ अच्छी यादें ही लेकर जाता था। इस वक्त यहाँ बर्फ गिर रही थी, जिसका आनंद सैलानी भरपूर ले रहे थे। यहाँ का मालिक किशोर खुद ही सबका ख्याल रखता और सबकी जरूरतों का सामान मंगवाता था।
ऐसे तो यहाँ काम करने के लिए नौकर चाकर आ जाते थे, पर किशोर को सबकी देखभाल करना अच्छा लगता था। उसके हिसाब से यहाँ घूमने आए यात्रियों को ठहरने की जगह दे, उनकी देखभाल कर वो पुण्य जमा कर रहा था। ओमकार और अरुणा जब यहाँ आए तो उनके लिए ये काफी अजीब था। आखिर महलों में रहने वाले को लोगों से खचाखच भरी जगह कैसे पसंद आएगी? यही हाल कुछ ओमकार का भी था। उसने अरुणा की बात मान तो ली थी, पर उसका यहाँ रहना उसके खुद के लिए आसान नहीं था। अरुणा बोली, हमारे लिए एक कमरा तो मिल ही जाएगा, चिंता मत कीजिए। ओमकार बोले, एक नया होटल खुला है, उसमें कई रूम खाली हैं, हम उसमें आराम से रहते। ऐसी भीड़ में तुम्हें सफोकेशन नहीं होगी, एक पल की शांति नहीं मिलेगी तुम्हें यहाँ। अरुणा बोली, हमेशा अकेले ही तो रहते हैं, बच्चा आ जाएगा तब आपको कहीं शांति नहीं मिलने वाली। इससे अच्छा आप यहाँ आदत डाल लीजिए। अरुणा की आंखों में बच्चे के लिए इतनी दृढ़ लालसा देख ओमकार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। किशोर दौड़ता हुआ अरुणा और ओमकार के पास आया। बताइए सर, मैं ही इस धर्मशाला को चलाता हूँ, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? किशोर ने बड़ी ही मजाकिया अंदाज में कहा। ओमकार और अरुणा किशोर के स्वभाव से काफी ज्यादा प्रभावित हो गए थे। ओमकार बोले, एक अच्छा रूम मिल सकता है ठहरने के लिए। ओमकार और अरुणा चारों तरफ नजर दौड़ाने लगे। तभी अरुणा की नजर एक 25-26 साल की औरत पर ठहर गई। ऐसे तो वो औरत दिखने में काफी सुंदर थी, पर बार बार सबसे अपना चेहरा छुपाते हुए टेबल को साफ कर रही थी। उसने चुपके से इधर उधर देखते हुए एक टेप रिकॉर्डर वहां रख दिया। अरुणा को न जाने क्या सूझी कि उसने ओमकार को उस औरत की तरफ देखने के लिए कहा। देखो, वो कैसे चोरों की तरह टेप रिकॉर्डर रख रही है। सो फनी, मैं इससे पक्का बात करने वाली हूँ। अरुणा अब थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी। ओमकार ने अरुणा के पीछे हाँ में सिर हिला दिया। किशोर की नजर जब उस तरफ गई तो गुस्से में उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। ओमकार ने ये नोटिस किया। क्या हुआ? किशोर ओमकार को देख हंस दिया। कुछ नहीं, असल में वो मेरी पत्नी है, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। मैं उसे कितनी बार कहता हूँ अपने कमरे में ही रहा कर, यहाँ सबको परेशान कर देती है। अरुणा को ये सुन काफी बुरा लगा। सॉरी। किशोर बोला, अरे आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। ओमकार बोले, तुम अपनी पत्नी का इलाज क्यों नहीं करवाते? किशोर अब थोड़ा चिढ़ रहा था। उसे बस किसी तरह की जल्दी मची हुई थी, जो कि ओमकार को अच्छे से समझ आ रहा था। क्या हुआ? मैंने कुछ पूछा। किशोर बोला, चल रहा है इलाज, बस इसका दिमाग जल्दी ठीक हो जाए तो अच्छा है। वो उस औरत की तरफ मुड़ा जो अब सफाई करने का दिखावा करते हुए अपने ऊपर वाले कमरे में भाग गई थी। किशोर ने बस किसी हड़बड़ी में ओमकार को सामने वाले रूम की चाबी दी। मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, आप खुद ही ताला खोल लीजिए। ओमकार को उसका बर्ताव काफी अजीब लगा। किशोर जल्दी से उस टेबल की तरफ भागा। एक आदमी लगभग उस टेप रिकॉर्डर को ऑन ही करने वाला था कि किशोर ने वो टेप रिकॉर्डर उससे छीन लिया। ये मेरा है। वो आदमी अब थोड़ा गुस्से में था। मैं बस देख रहा था, चोरी नहीं कर रहा था। इस तरह से छीनने का क्या मतलब है? देव जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ घूमने आए हैं, मैंने कभी उसमें रोक टोक की? आपको जब आना जाना होता है आते जाते हैं ना। मैं बस पहली बार इस टेप रिकॉर्डर के लिए रोक रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कितना कीमती होगा मेरे लिए। देव उससे और ज्यादा लड़ता, उससे पहले दूसरा आदमी उसे जल्दी में वहां से ले गया। शायद कोई दिक्कत आ गई थी। किशोर ने गहरी सांस ली। बच गए। ओमकार उसे ऐसा करते देख रहा था। अरुणा बोली, चलिए अंदर, सच में रूम काफी साफ और अच्छा है। अरुणा ने ओमकार के कंधे पर हाथ रखा तो ओमकार ने किशोर से अपना ध्यान हटाया और अरुणा के साथ अंदर चला गया। लगभग 1 सप्ताह ऐसे ही बीत गया। अब यात्री यहाँ काफी कम हो गए थे, बस गिने चुने ही बचे थे। असल में किशोर की पत्नी के अपना टेप रिकॉर्डर अलग अलग जगह रखकर भूल जाने की वजह से किशोर की वहां लगभग सबसे लड़ाई हो गई थी। जिसने वो टेप रिकॉर्डर ऑन करके सुन लिया था, वो तो पुलिस तक जाने के लिए तैयार थे, पर किशोर ने उन्हें कुछ पैसे दे चुप करा दिया। पर फिर वो वहां नहीं रुके, तो कुछ यहाँ से अपनी यात्रा पूरी कर चले गए थे। नए यात्री जो यहाँ रुकना चाहते थे, उन्हें किशोर ने मना कर दिया, क्योंकि वो किसी और तरह का बखेड़ा नहीं चाहता था।
ओमकार और अरुणा को भी इस बात का पता चला, पर पूरी बात तो उन्हें भी नहीं पता थी। ऊपर से अरुणा भी यहीं रुकना चाहती थी, तो ओमकार ने उन सब बातों को इग्नोर किया। एक दिन ओमकार इसी तरह बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तब अरुणा उनके पास आई। वो औरत, किशोर की पत्नी, वो आजकल दिखती ही नहीं है। मैंने कई बार देखा किशोर बड़े गुस्से में अपनी पत्नी के कमरे में जाता है। कहीं उसे मारता पीटता तो नहीं होगा? हम बस एक बार उससे मिले। ओमकार बोले, अरुणा, ये पति पत्नी के आपस की बात है, हम इसमें बीच में क्यों पड़े? कल वो महापूजा हो जाएगी और कुछ दिनों में हम यहाँ से चले जाएंगे। अरुणा बोली, नहीं, बस एक बार मिल लेते हैं ना। अभी अभी किशोर अपनी पत्नी को लॉक कर बाहर गया है, पर अगर हम किसी तरह उससे मिल लेते तो प्लीज। अरुणा ने इतने प्यार से रिक्वेस्ट की थी, ओमकार मना नहीं कर पाया। ठीक है, पर तुम मुझसे बिना पूछे कुछ नहीं करोगी। अरुणा मुस्कुरा दी, नहीं करूंगी। अरुणा और ओमकार मौका मिलते ही उस रूम की तरफ बढ़ गए जहां उस औरत को बंद किया गया था। उन दोनों ने एक दो बार दरवाजा खटखटाया। ऐसे सबके सामने दरवाजा तोड़ भी तो नहीं सकते थे। उन्हें लगा शायद वो अंदर से उन्हें आवाज देगी। अंदर से आवाज तो नहीं आई, पर किशोर आ गया। देव, उसका दोस्त थॉमस वहीं बैठे ये सब देख रहे थे। देव ने कहा, हम 3 मंथ से यहाँ हैं, पर जो ढूंढ रहे हैं वो हमें नहीं मिला। पर ये तमाशा आखिर है क्या इस किशोर की बीवी में ऐसा कि ताला बंद करके रखता है? थॉमस बोला, अरे होगा कुछ, मुझे तो ये दोनों बड़े अजीब लगते हैं। उसका सीधा इशारा ओमकार और अरुणा पर ही था। वो उसकी बीवी जब देखो तब इस किशोर के कमरे के बाहर ही चक्कर लगाती है। देव ये सुन हंस पड़ा। इधर ओमकार और अरुणा को ये सब अपने पीठ पीछे सुन काफी इंसल्ट फील हो रही थी। किशोर बोला, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? उन दोनों को अपने रूम के बाहर देख ऊपर से थॉमस की बातें सुन उसे उन दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ओमकार तो बिल्कुल स्पीचलेस हो गया था। उसे जिंदगी में पहली बार एक कल्प्रिट जैसी फीलिंग आ रही थी। अरुणा ने भी अपना सिर झुका लिया, वो भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। किशोर बोला, कल आपकी पूजा हो जाएगी, उसके बाद आप जा सकते हैं यहाँ से। मुझे पसंद नहीं कोई बाहर का मेरी निजी जिंदगी में दखल दे। ओमकार बोले, ऐसा नहीं है। अरुणा को शक था कि तुम अपनी बीवी को पीटते हो, मैं बस वो ही देख रहा था। किशोर ने अपने हाथ जोड़ लिए। मैंने आपको बताया था वो मानसिक रोगी है, किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उसे बंद करके रखता हूं। अगर दोबारा ऐसी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किशोर ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर जाकर दोबारा दरवाजा बंद कर लिया। ओमकार बोले, अरुणा, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। इसे पता नहीं इसने किसकी इंसल्ट की, पर तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे ये सब करवाते हुए? वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? अरुणा ने अपने कान पकड़ लिए। सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ओमकार बोले, तुम सच में इस आदमी के रूम के बाहर चक्कर लगाती हो? अरुणा बोली, मैं तो बस देखना चाहती थी अंदर क्या होता है, मुझे कुछ पता चला है। ओमकार बोले, मुझे कुछ नहीं सुनना, हम पूजा के बाद कल की ही फ्लाइट से चले जाएंगे, अपना सामान पैक करो। इतना कहकर ओमकार गुस्से में वहां से निकल गए। जब पूजा के बाद लगभग शाम को वो लौटे तो धर्मशाला को जलते देख हैरान ही रह गए। आसपास के कुछ लोग आग में पानी डाल रहे थे, साथ ही फायर ब्रिगेड भी आई हुई थी। अंदर से अभी भी चीखने की आवाजें बराबर आ रही थी। तभी ओमकार और अरुणा को एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। वो उस तरफ भागे। एक औरत पीछे वाली खिड़की से एक बच्ची को टोकरी में डाल नीचे उतार रही थी। वो औरत लगभग जल चुकी थी, पर फिर भी उसे खुद से ज्यादा उस बच्ची की फिक्र थी। बच्ची भी आग में झुलस गई थी। अरुणा हेल्प के लिए चिल्लाई। ओमकार बोले, तुम भी कूदो, मैं दोनों को बचा लूंगा, जल जाओगी तुम। उसने उस औरत से कहा। कुछ लोग पानी लेकर वहां आ गए और आसपास के हिस्से में पानी फेंकने लगे। वो सब भी उस औरत को कूदने के लिए चिल्ला रहे थे। वो औरत तो जैसे अपने होश ही खो बैठी थी। वो बस किसी तरह उस बच्ची को नीचे उतारना चाहती थी। बच्ची जब रस्सी के सहारे थोड़ा नीचे आ गई तो वो औरत अरुणा को देख चिल्लाई, इसकी जान बचाओ, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। अरुणा ने आगे बढ़ उस टोकरी को थाम लिया।
तुम भी कूद जाओ, नहीं तो मर जाओगी, हम इसे बचा लेंगे। ओमकार भी बार बार यही चिल्ला रहे थे। वो औरत मुस्कुराई। मैं तो बहुत सालों पहले मर चुकी थी, सिर्फ ये शरीर बचा है, इसे जिंदा रख क्या करूं? मेरी आखिरी याद मेरी बच्ची के नाम। इतना कहे उसने एक बैग भी नीचे फेंक दिया। ये मेरी यादें हैं जो इसे कभी मुझे भूलने नहीं देंगी। देखते ही देखते आग ने उस औरत को अपनी चपेट में ले लिया। अंत तक उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आया, जैसे वो खुद अब जीना ना चाहती हो। अरुणा और ओमकार ने अपनी आंखें मीच ली। उसके लिए ये काफी भयावह था कि एक औरत ने सब कुछ जानते बूझते हुए खुद को जिंदा आग के हवाले कर दिया। ओमकार ने उस बैग को उठाया। ये जो भी हुआ सही नहीं हुआ इस बच्ची के साथ। अरुणा बोली, हॉस्पिटल चलिए ओमकार, ये बच्ची झुलस गई है। उस बच्ची की गर्दन, हाथ और कंधे का काफी हिस्सा जल गया था। कोई और बच्ची होती तो शायद अब तक इस दर्द में तड़प तड़प कर मर गई होती, पर इस बच्ची की जीने की इच्छा इतनी ज्यादा थी कि ये दर्द भी उसके आगे कुछ नहीं था। ओमकार और अरुणा बच्ची को हॉस्पिटल ले गए। बच्ची बच तो गई, पर जलने का निशान उसके शरीर पर रह गया। इतने दर्द में भी उस बच्ची को मुस्कुराते देख अरुणा का दिल पसीज गया। हम यहाँ एक बच्चे के लिए आए थे और देखो हमें कितनी प्यारी बच्ची मिल गई। इस बच्ची का अब कोई नहीं है, हम इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? मैं इसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ, हम इसे अपने साथ रखेंगे। अरुणा की आंखों में आंसू झलक आए। ओमकार बोले, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ओमकार ने उस बच्ची के सिर पर हाथ फेरा। शायद हो सकता है इसके परिवार में से कोई हो जो इसे ढूंढ रहा हो। हमें एक बार पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ओमकार जाने के लिए पलटे, पर उस बच्ची ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से ओमकार की उंगली पकड़ ली थी। वो अब भी खिलखिलाकर हंस रही थी। 8-9 महीने की रही होगी वो बच्ची, पर मुस्कान इतनी प्यारी कि एक पल के लिए ओमकार भी सब भूल गए। अरुणा बोली, देखो ना कितनी प्यारी है, हम इसे ले चलते हैं ना अपने साथ। ओमकार अब मना नहीं कर पाए। उसने उस बच्ची की प्यारी सी मुस्कान की तरफ देखा और खुद भी मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लिया। वर्तमान समय हॉस्पिटल में ओमकार ने अपने आंसू पोंछे। उस दिन के बाद से हमने उस बच्ची को अपनी बेटी मान लिया। वो जलने का निशान कई सर्जरी के बाद भी ठीक नहीं हुआ। जब आरजे थोड़ी बड़ी हुई, हमारे घर में काम करने वाले लोग जिस तरह उस निशान को देखते थे उसे पसंद नहीं आता था। उसने खुद को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया था, पर शायद वो बहुत जल्दी समझ गई थी कि दुनिया सिर्फ बिना दाग की खूबसूरत चीजों को ही देखना पसंद करती है। वो अपना मजाक बनना बर्दाश्त कर सकती थी, पर अपने माता पिता का नहीं। हमारे समझाने के बावजूद भी वो नहीं रुकी। उसने अपने शरीर को पट्टियों से ढक लिया और जानबूझकर भारी कपड़े पहनने लगी। उसका कहना था कि जब तक वो लोगों की नजरों में अपनी एक अलग पहचान नहीं बना लेती, ऐसी पहचान जो उसके रंग रूप, उसके स्टेटस से नहीं, उसके खुद के दम पर उसकी काबिलियत से बनेगी, तब तक वो रुकेगी नहीं। इसलिए उसने सिर्फ 18 साल की उम्र में अपने 4 सबसे अच्छे वफादार दोस्तों को साथ लेकर एक कंपनी की शुरुआत की जो लोगों की मदद करती थी। उन चारों ने मिलकर आरजे के नाम पर इस कंपनी का नाम आरजे लाइफ रखा। सच में आरजे और उसके 4 दोस्त एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। इन 5 ने मुझसे एक पैसा भी नहीं लिया। बैंक से लोन ले इस कंपनी की शुरुआत की और कुछ ही वक्त में अपनी मेहनत और काबिलियत से वो लोन भी चुका दिया। बहुत कम समय में आरजे और उसकी टीम लोगों के दिलों पर राज करने लगी थी। मुझे इन 5 पर बहुत गर्व था, पर शायद हमसे एक गलती हो गई। हमें पहले ही आरजे को उसके अडॉप्शन की बात बता देनी चाहिए थी। जब उसे अचानक इस बारे में पता चला तो वो बस किसी भी हालत में इंडिया आना चाहती थी। वो बस किसी भी तरह जानना चाहती थी कि वो कौन है, अपनी पहचान जानना चाहती थी। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने तो जैसे जिद ही पकड़ ली थी। हमें ये डर था कि कहीं इंडिया जाने के बाद वो हमें भूल न जाए, इसलिए जल्द से जल्द उसकी शादी करवाना चाहते थे। हमें लगा शादी के बाद नई जिम्मेदारियां आने की वजह से वो ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल देगी।
ये सच्चाई जानने के बाद वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। हमने उस पर दबाव बनाया। आखिर में शादी वाले दिन वो सब कुछ छोड़कर हमें बिना बताए अपने दोस्तों के साथ इंडिया चली गई। हम उसे रोक नहीं पाए। हमने उसे ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, पर वो किसी भी जगह 2 दिन से ज्यादा रुकती ही नहीं थी। हम चाहकर भी उसे नहीं ढूंढ पाए। पता नहीं क्या जानना चाहती थी कि उसने खुद को ही खतरे में डाल दिया। मुझे नहीं पता कि उस औरत ने बच्ची को बचाकर खुद को आग के हवाले क्यों किया, पर कुछ तो गलत था उसके साथ। आयुध बोला, तो क्या जयश्री ही वो औरत थी और आरजे जयश्री की बेटी है? अरुणा ने अपने आंसू पोंछे। नहीं, उस औरत का नाम जयश्री जरूर था, पर वो औरत बच्ची की मां नहीं थी। अब ओमकार, समय, आयुध, तीनों की ही नजरें अरुणा जी पर टिक गई। समय बोला, मतलब आपके कहने का आपको कुछ पता है? ओमकार बोले, तुम्हें कैसे पता ये सब? अगर वो औरत बच्ची की मां नहीं थी तो उसने हमारी बच्ची को क्यों बचाया? अरुणा बोली, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता कि उसने क्यों किया, पर हमारी बच्ची उसके लिए बहुत जरूरी थी। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था मुझे कुछ पता चला है, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी थी। समय बोला, क्या आप मुझे डिटेल में बताएंगी असल में बात क्या थी? अरुणा बोली, मैं रोज जयश्री को वो टेप रिकॉर्डर अलग अलग जगह रखते देखती, जिसकी वजह से मेरे मन में काफी सारे सवाल आ गए थे कि वो ऐसा क्यों करती है, ऐसा क्या है उस टेप रिकॉर्डर में, पर कभी बात करने का मौका नहीं मिला। एक दिन मैं जीवदया आश्रम के बच्चों से मिलने गई। सोचा था यहां से एक बच्चा गोद ले लूंगी, पर मैंने वहां एक बच्चे के साथ किशोर को देखा, जो एक बच्चा वहां छोड़कर गया था। उसके जाने की कुछ देर बाद जयश्री उस बच्चे को उठाकर ले जाने लगी। तब मैंने उसे रोक लिया। वो एक पल के लिए मुझे देख काफी घबरा गई थी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उसका कोई राज पकड़ लिया हो। वो मुझे धक्का दे जिस तरह वहां से भागी, मैं उसे आज तक नहीं भूल पाई हूं। उसने मुझे इतना तेज धक्का दिया था कि मैं गिर ही गई थी। तब से मेरी उसके बारे में जानने की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई थी। पूरे वक्त मैं उसके कमरे के बाहर उससे बस एक बार मिलने की कोशिश में रहती। एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो ऊपर का रूम खुला था। ये देखकर अपने आप ही मेरे कदम उस तरफ बढ़ गए। किशोर जयश्री पर चिल्ला रहा था, जयश्री, तुम्हें कितनी बार कहा है इस बच्ची को उसी अनाथ आश्रम में रहने दो, क्यों उठा लाती हो उसे बार बार? माना तुम्हारी दोस्त की बेटी है, पर तुम इसकी मां नहीं हो। कि हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी जयश्री, तुम समझती क्यों नहीं हो? जयश्री ने उस बच्ची को बोतल से दूध पिलाते हुए किशोर को घूरा। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो लोग इसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, जैसे मेरी की थी। इन लोगों के अंधविश्वास की वजह से ही मैं इस कमरे में बंद हूं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे बाहर जाने दो, बताने दो मुझे लोगों को उनके अंधविश्वास के बारे में। किशोर बोला, तुम्हारी खुद की जान खतरे में पड़ जाएगी फिर क्या होगा? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जयश्री, तुम समझती क्यों नहीं हो? ये बच्ची नहीं, हमारा काल है। अगर किसी को भी पता चल गया इस बच्ची के बारे में तो तबाही आ जाएगी। इस बच्ची का जो होगा सो होगा, पर हम भी मारे जाएंगे। खासकर तुम्हारी जान को खतरा है। किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी, तुम्हें पता है ना? भाग 28। जयश्री बोली, मुझे सब पता है, इसलिए कह रही हूँ मुझे जाने दो बाहर, समझाने दो लोगों को। किशोर ने गुस्से में जयश्री के गाल पर थप्पड़ मार दिया। मुझसे कही बात तुम्हें समझ नहीं आती? आखिरी बार समझा रहा हूँ, इस बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ दो, नहीं तो मैं इसे यहीं जिंदा जला दूंगा। और मैं सच में करने वाला हूँ ऐसा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। मैं उस वक्त काफी डर गई थी। पता नहीं जयश्री के साथ क्या हुआ होगा। अब उस रूम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे को समय ने तोड़ा। शायद हमें हमारे सवालों का जवाब उस बैग में मिले जो जयश्री ने मरने से पहले फेंका था। ओमकार बोले, उसमें बस कुछ कैसेट्स, जयश्री की कुछ तस्वीरें और कुछ पन्ने थे जिसमें कविताएं लिखी थी।
और वो टेप रिकॉर्डर जो जयश्री के पास था। मैंने कभी कोशिश ही नहीं की ये जानने की कि उन कैसेट्स में क्या था। वो मेरी बेटी के लिए थी, तो मैंने पहला हक उसे ही दिया। मुझे लगता था कि एक माँ की पर्सनल चीजें जो वो सिर्फ अपनी बेटी को बताना चाहती हो, उससे मैं जानने की कोशिश करूं, ये सही नहीं होगा। अरुणा ने कभी उन चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं की। वो बैग आरजे हमेशा अपने पास ही रखती थी, अभी भी उसके पास ही होगा। आयुध और समय ने एक दूसरे की तरफ देखा। मतलब हमें हमारे सवालों का जवाब सिर्फ आरजे दे सकती है। अब दोनों ही परेशान हो गए क्योंकि आरजे गायब थी और इस वक्त कहाँ थी किसी को कुछ पता नहीं था। नंदिक दौड़ता हुआ आया। उन चारों को होश आ गया है। ओमकार और अरुणा को अब एक आशा की किरण दिखाई थी। आयुध बोला, क्या मैं भी आ सकता हूँ? आयुध ने समय की तरफ मायूसी से देखा। समय ने हाँ में सिर हिलाते हुए वहां रखी एक व्हील चेयर आयुध के पास ले आया। पहली बार आयुध समय को एक अलग नजरिए से देख रहा था। उनके बीच इतनी कड़वाहट के बाद भी समय उसकी मदद कर रहा था। समय ने आयुध की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। ये मौका आपस में लड़ने का नहीं है, हमें साथ मिलकर आरजे को बचाना होगा। आयुध के चेहरे पर स्माइल आ गई। बिल्कुल, ये कह उसने समय का हाथ पकड़ लिया। उसके पैरों पर थोड़ी चोट लगी थी, साथ ही उसके कंधे पर भी चोट लगी थी, जो कि अभी भरी नहीं थी, पर वो इस वक्त रूम में नहीं रह सकता था। आयुध समय की मदद से उस व्हील चेयर पर बैठ गया। ओमकार और अरुणा पहले ही उन चारों से मिलने जा चुके थे। आयुध समय को ले जाने लगा कि तभी जीविका वहां आ गई। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे बेटे को। एलिजा ने जो मेरे बेटे के साथ किया वो क्या कम था जो तुम मुझसे मेरे बेटे को छीनना चाहते हो? समय की व्हील चेयर पर पकड़ कस गई। अब आयुध के मन में फिर से वही कड़वाहट आ गई थी। अब क्या फैसला होगा आयुध और समय का? क्या आरजे की वजह से वो दोनों फिर से एक साथ आएंगे? स्वरूप जिंदल एक अजीब से घर में गुस्से में चाबुक लेकर घूम रहा था। उसके आगे दो आदमी खड़े थे जो काफी घबराए हुए थे। मोमबत्ती के अलावा उस अजीब से घर में कोई रोशनी नहीं थी। इसके अलावा पता नहीं कितने ही जानवरों की खालें वहां दीवारों पर लटक रही थी। जानवरों के सींग सजावट के तौर पर वहां सजाए गए थे, जो कि माहौल को और ज्यादा डरावना बना रहे थे। स्वरूप उसे गुस्से में घूर रहा था। आरजे कहाँ है? स्वरूप चीखा। वो दोनों अब और ज्यादा घबरा गए। उनमें से एक घबराते हुए बोला, आरजे गायब हो गई, पता नहीं वो कहाँ गई। हम जब वहां पहुंचे तो वो वहां नहीं थी। स्वरूप ने जोर से अपना चाबुक जमीन पर मारा। ऐसे कैसे वो गायब हो गई? डर के मारे दोनों का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। स्वरूप अब गुस्से में उन दोनों को मारने लगा। दर्द के मारे चीखते चिल्लाते वो दोनों नीचे गिर पड़े। माफ कर दो बॉस, सच में आरजे वहां नहीं थी। वो दोनों ही चीखे, पर स्वरूप उन्हें लगातार मारे जा रहा था। उनमें से एक दर्द के मारे चीखते हुए बोला, हमने वही किया जो आपने कहा। हमने आरजे की वैन को बड़ी जोर से टक्कर मारी थी। ऐसा कोई चांस ही नहीं था कि कोई सही सलामत भागने के लिए बचा है। हमारा ड्राइवर वो अभी तक कोमा में है। अगर हम उस कार में होते तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। हम वही छिपकर एक्सीडेंट होने का वेट कर रहे थे। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ हम आरजे को लेने वैनिटी वैन के अंदर गए थे। सबको बहुत ज्यादा लग गई थी और सब बेहोश भी थे, पर आरजे वहां नहीं थी। वो ड्राइव कर रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे बच के भागने का टाइम मिल गया हो, पर पता नहीं कैसे वो वहां नहीं थी। हम सच बोल रहे हैं बॉस, छोड़ दो हमें। ये सब सुन स्वरूप के हाथ उन्हें मारते मारते रुक गए। बस एक आखिरी मौका, आरजे को किसी भी हालत में ढूंढो। अगर वो नहीं मिली तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उन दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और गिरते पड़ते वहां से भाग गए। स्वरूप ने उस चाबुक को फेंक दिया। आखिर आरजे गई कहाँ? उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया? ऐसे कैसे गायब हो सकती है? तभी पीछे से किसी औरत की आवाज आई, हम भी वही जानना चाहते हैं। स्वरूप पीछे मुड़ा। सामने 3 लोग खड़े थे। एक औरत, एक बुजुर्ग आदमी जो हर 2 मिनट में खांस रहा था, और एक मास्क मैन जिसे बाहर से देख ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो एक लड़का है या लड़की। वो इंसान काफी ताकतवर और लंबा था। उसने एक लंबा कोट पहन रखा था जो उसके घुटनों तक था, और चेहरे पर एक लंबा मास्क जो उसके पूरे चेहरे को ढक रहा था। स्वरूप उन तीनों को पहचान नहीं पा रहा था।
कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? वो बुजुर्ग खांसते हुए स्वरूप के पास आया। हम वो लोग हैं जो तुम्हारी तरह ही परिजात को पाना चाहते हैं। तुम शायद हमें नहीं जानते, पर हमने तुम्हें ढूंढ लिया। हम तीन परिजात के लिए एक साथ मिल गए हैं। उसकी शक्तियां हम आपस में बांटने वाले हैं। अब तुम्हें भी अपने साथ शामिल करने आए हैं। हमारा साथ दो, हम साथ मिलकर परिजात तक आसानी से पहुंच जाएंगे। स्वरूप ने उन तीनों को घूरा। तुम लोग गलत जगह आए हो। मैं अकेला ही परिजात को ढूंढ लूंगा। तुम तीनों की कोई जरूरत नहीं है, जा सकते हो यहां से। वो बुजुर्ग मुस्कुराया। हाँ, तुम अकेले बहुत अच्छे से ढूंढ सकते हो, जैसे आरजे को ढूंढ लिया। किडनैप करने वाले थे उसे। क्या हुआ, चूक गए ना? ये सुन स्वरूप को गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़ उस बुजुर्ग की गर्दन पकड़ ली। इस बार नहीं चूकूंगा। हाथ गर्दन पर है, जान गई तो परमानेंट जाएगी। हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। बुजुर्ग मुस्कुराया। खून गर्म है। बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हो। यही तो तुम्हारी कमजोरी है। कभी कभी बड़ों की बातें सुन लेनी चाहिए। वैसे भी मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? वो औरत स्वरूप के पास आई। हम तीन तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। हमारी बात सुनो पहले, फिर किसी नतीजे पर आओ। ये सुन स्वरूप ने उस बुजुर्ग को छोड़ दिया। वो बुजुर्ग खुद को संभाल नहीं पाया और पीछे गिरने लगा। तब दो ताकतवर हाथों ने उसे थाम लिया। हड्डियां कमजोर हो गई हैं, परिजात संभाल नहीं पाएंगे। उस इंसान ने उस बुजुर्ग को खड़ा किया। काफी वक्त बाद उस शख्स के मुंह से कुछ शब्द निकले। सच में काफी भारी आवाज थी उसकी। वो बुजुर्ग खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ। मेरी हड्डियां जरूर कमजोर हो गई हैं, पर मेरा दिमाग वो अब भी तुम तीनों से काफी तेज है। उस इंसान ने अपना मास्क हटाया तो उसके मास्क से बंधे लंबे बाल खुलकर उसके कंधे पर आ गए। वो एक किन्नर था, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि उसके अंदर एक औरत का दिमाग और पुरुष की ताकत दोनों थी। उसकी एक मुस्कुराहट वातावरण में एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। चाचा चौधरी, दिमाग तो है तुम में, पर अक्ल नहीं। परिजात जो सिर्फ एक कहानी है, ये भी कोई नहीं जानता कि परिजात पत्थर सच में है भी या नहीं। उसके पीछे भाग रहे हो। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। वो किन्नर स्वरूप की तरफ बढ़ी। परिजात पत्थर जैसी चीजों पर मैं विश्वास नहीं करती। मुझे सिर्फ आरजे चाहिए। तुम तीनों को परिजात के पीछे भागना है, मैं नहीं रोकूंगी, पर आरजे को मुझे सौंप दो। मैं सिर्फ इसलिए इन दोनों का साथ दे रही हूं और अब चाहती हूं कि तुम भी हमारे साथ मिल जाओ। वो औरत मुस्कुराई। हमें कोई दिक्कत नहीं है। परिजात की रेस में एक कंपटीशन कम हो गया, पर एक सवाल है। यहाँ हर कोई परिजात को पाना चाहता है, पर तुम्हें वो मामूली लड़की चाहिए। हाँ, वो लड़की अमीर है, तो क्या तुम उसे किडनैप कर उसके पेरेंट्स से उसके बदले कोई बड़ी रकम मांगना चाहते हो? वो किन्नर मुस्कुराई। अर्धनारीश्वर की कृपा से इस अर्धनारी के पास सब कुछ है, पर मैं तुम्हारे इस भ्रम को तोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे परिजात पत्थर के पाने के सपने को मैंने नहीं तोड़ा, ये जानते हुए भी कि वो एक कहानी है। तब भी मैं तुम्हें उसके पीछे जाने से रोक नहीं रही हूँ। अब उस बुजुर्ग को गुस्सा आ गया था। कहानी? परिजात पत्थर सिर्फ एक कहानी नहीं है। और दूसरी बात, हर एक कहानी पूरी तरह से काल्पनिक नहीं होती। उसमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है। वो किताब जो शिवानंद चैटर्जी को मिली थी, उसमें परिजात के बारे में लिखा था। तभी तो उस किताब का ट्रांसलेशन कर वो मर गया। जरूर उसमें परिजात का पता लिखा था कि वो कहाँ है, पर वो मूर्ख नहीं चाहता था कि किसी को परिजात की असीम शक्तियां मिले। उसने उस किताब को अपनी बेटी के साथ भगा दिया।
एक बार हमें आरजे वो किताब दे दे, फिर देखना कैसे ये कहानी सच साबित होती है। पर याद रखना, उस दिन से परिजात पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। वो औरत हीना, उसका नाम हीना था, वो जोर से हंसी। तुम्हें आरजे चाहिए, मिल जाएगी। वो मामूली लड़की तुम्हारी हुई। स्वरूप जिंदल, अब फैसला तुम्हारा है। तुम हमारे साथ मिलकर परिजात को पाना चाहोगे या? हिना ने अपनी तीखी नजरें स्वरूप पर टिका ली। स्वरूप हंसा। एक अधेड़ उम्र की औरत, एक बुजुर्ग जो ढंग से खड़ा नहीं हो सकता है, और एक किन्नर जिसकी खुद की कोई पहचान नहीं है, वो मेरी परिजात को ढूंढने में मदद करेंगे और चाहते हैं कि मैं उनके साथ परिजात की शक्तियां बांटूं? कभी नहीं। तुम तीनों का साथ देने से अच्छा तो मैं डूब के मरना पसंद करूंगा। ये सुन वो बुजुर्ग खांसा। जैसी तुम्हारी मर्जी, पर याद रखना, जो हम तीन मिलकर कर सकते हैं वो तुम अकेले कभी नहीं कर पाओगे। हीना स्वरूप के पास आई। हम साथ मिलकर जल्दी आरजे को ढूंढ सकते थे, पर जरा सोचो, तुम अकेले आखिर कर ही क्या पाओगे? आरजे तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? अब स्वरूप सोच में पड़ गया। वो किन्नर मुस्कुराई। मैं शिवांगिनी हूँ, अर्धनारी हूँ मैं, और यही मेरी पहचान है। मुझे कम समझने की गलती कभी मत करना। चलो एक डील करते हैं, आरजे मुझे दे दो, उसके बाद परिजात के लिए तुम तीनों को लड़ना है। लड़ो, मारना है एक दूसरे को, मारो। मेरा नाखून भी तुम तीनों के बीच में नहीं आएगा। उसने अपने रेड नेल पेंट लगे लंबे नाखूनों को दिखाते हुए कहा। स्वरूप ने उन तीनों को एक नजर देखा। ये तीनों परिजात को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। जैसे ही परिजात मिलेगा, मैं इन दोनों को मार डालूंगा। और ये तीसरी किन्नर तो ऐसे ही मेरे रास्ते से हट गई है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। स्वरूप मुस्कुराया। ठीक है, मैं तुम तीनों के साथ हूँ। मैं मदद करूंगा तुम तीनों की आरजे तक पहुंचने में। अब उन तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर इन चारों के दिल में बहुत गहरे राज छिपे थे जो ये एक दूसरे से छुपा रहे थे, और मन ही मन एक दूसरे की बेवकूफी पर हंस भी रहे थे। इन्हें लग रहा था कि ये सब एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं और वक्त आने पर एक दूसरे को अपने रास्ते से हटा देंगे। हॉस्पिटल में जीविका समय और एलिजा से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था आयुध और समय कभी भी एक साथ हों। वो उन्हें हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खड़ा देखना चाहती थी। वहीं आयुध एक बहुत बड़े द्वंद्व में फंस गया था कि वो क्या करे, समय का साथ दे या जीविका का। पर अब उसे सिर्फ एक सही फैसला ही लेना था। समय को जीविका की बातों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, पर जब उसने एलिजा के बारे में कुछ गलत सुना, उसे पसंद नहीं आया। लोग उसके बारे में कुछ भी कहें, उसे फर्क नहीं पड़ता था। पर जब जीविका एलिजा के कैरेक्टर पर सवाल उठाती थी तो उसे अच्छा नहीं लगता था। जीविका ने आगे बढ़ आयुध की व्हील चेयर अपनी तरफ कर ली। मेरे पति को तो मुझसे छीन ही चुकी है तुम्हारी मॉम, और अब तुम मुझसे मेरे बेटे को छीनना चाहते हो। जैसी माँ वैसा बेटा। तुम्हारी माँ ने सिर्फ मेरा पति ही नहीं, मेरे बच्चे के सिर से उसके बाप का साया भी छीन लिया। अब समय बर्दाश्त नहीं कर पाया। बस अब कुछ मत बोलना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मुझसे बड़ी हैं। मैं यहाँ सब कुछ भूल कर आया, शायद मैं गलत था। समय जाने के लिए मुड़ा कि तभी आयुध ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। मॉम, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं पुराना सब भूलकर समय पर एक बार भरोसा करना चाहूंगा। समय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने एक नजर जीविका के गुस्से में लाल चेहरे को देखा। उसके मन को कुछ तो सुकून मिला। वो तो खुद जीविका को एक बार हारते हुए देखना चाहता था। आखिर उसकी मॉम को कितना कुछ कहा था उसने, उसकी वजह से उसे कितना ज्यादा सफर करना पड़ा। समय अब तक सब भूला नहीं था। आयुध ने उसे नीचा दिखाने के लिए जीविका की मदद से स्कूल में हर जगह बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखकर चिपका दिया था कि समय नाजायज है। उसकी मॉम एक कैरेक्टरलेस औरत है। हर एक बच्चा उसका मजाक बना रहा था। परेशान होकर उसे अपना स्कूल ही चेंज करना पड़ा था। तब से वो आयुध से नफरत करता था। और जीविका, वो तो बस समय को सुनाने का बहाना ढूंढती थी। गलती से भी उसके पिता और समय उससे टकरा जाते
कई बार तो खुद जानबूझकर समय और विश्वा के सामने आ जाती थी ताकि अपने अंदर की नफरत और भड़ास उन पर निकाल सके। समय ने एक नजर आयुध को देखा। उसके अंदर का रावण जो कभी कभी बाहर आता था, आज बाहर आने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था, जिसके फलस्वरूप समय के दिमाग में आते उल्टे सीधे विचार, क्या हो अगर मैं आयुध और जीविका को एक दूसरे के खिलाफ कर दूं? उसका एकमात्र सहारा उसका इकलौता आज्ञाकारी बेटा आयुध, जिस पर उसे इतना गर्व है, वो ही उसकी बात ना माने, वो तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। समय को इस टाइम वो वक्त भी याद आ रहा था जब उसके पिता कई सालों तक सिर्फ इसलिए समय से दूर रहे क्योंकि उन्हें लगता था कि एलिजा की मौत का जिम्मेदार समय है और समय उनका बेटा नहीं है। ये शक जिससे वो खुद को दूर नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने समय को ही खुद से दूर कर दिया था। समय ने अपना बचपन बिल्कुल अकेले बिना पेरेंट्स के बिताया। भले ही विश्वामित्र को उसके बाद अपनी गलती का एहसास हो गया, पर क्या फायदा, इससे समय का बचपन तो वापस लौट कर नहीं आएगा जो उसने सिर्फ रोते हुए बिताया था। आयुध जब उसे बुली करता था, सब बच्चे उसे चिढ़ाते थे। तब उसके पास कोई नहीं था जिससे वो शिकायत कर सके और अंत में तंग आकर सिर्फ 12 साल की उम्र में हॉस्टल चला गया था। वहां के डिसिप्लिन में खुद को इतना बिजी कर लिया कि उसे अपने काम के अलावा कुछ भी सोचने का मौका ही नहीं मिला। उसने खुद को संभाल लिया, पर वो नहीं चाहता था कि जीविका को कभी भी कोई संभालने वाला मिले और ना ही वो इस लायक बचे कि खुद को संभाल पाए। आयुध ने जीविका की गुस्से में उसे घूरती नजरों को देखा तो अपना सिर झुका लिया। सॉरी मॉम, बट मैं नहीं चाहता कि मैं पूरी लाइफ समय से नफरत करता रहूं। आपने जो कहा वो मैंने किया। मैंने समय के साथ बहुत गलत किया मॉम। मैं तो ये भी नहीं जानता कि सच में डैड ने आपको धोखा दिया भी था या नहीं। आपने जो कहा मैंने उस पर विश्वास किया। फिर भी देखा जाए तो इसमें समय की क्या गलती? उसने तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया। अब तक हम ही उसके साथ गलत करते आए हैं। ये सुन समय का गुस्सा अब शांत हो रहा था। कहीं ना कहीं आयुध के शब्दों ने समय के अंदर के रावण को कुछ वक्त के लिए शांत कर दिया था। जीविका आयुध पर चिल्लाई, ये क्या कह रहे हो तुम? ये उसी औरत का बेटा है जिसकी वजह से तुम्हारे पिता हमारे साथ नहीं है और तुम भरोसा करने की बात कर रहे हो। पछताओगे आयुध, ये लोग भरोसा करने लायक नहीं हैं। समय की मुट्ठियां कस गईं। वो कुछ बोलता उससे पहले आयुध बोल पड़ा, मॉम, अब भरोसा ना कर पूरी जिंदगी भर पछताने से अच्छा है एक बार भरोसा कर ही लूं। और वैसे भी इसमें समय ने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। मैं उसके साथ इस केस को हैंडल करना चाहता हूँ। प्लीज मॉम, इस बार मुझे मत रोकिए। समय मुस्कुराया, तो मिस जीविका जैन, आपका बेटा अपने डिसीजन खुद लेने के लिए एलिजिबल है और उसने अपना डिसीजन ले लिया है। तो क्या आप यहाँ से जाने की थोड़ी सी कोशिश करेंगी? अगर नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, आप यहीं रहिए, मैं आयुध को ले जाता हूँ। आयुध को जीविका की गुस्से से जलती नजरें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अभी भी अपना सिर झुका रखा था। ये पहली बार था जब उसने अपनी मॉम की कही कोई बात टाल दी थी। समय ने आयुध की व्हीलचेयर जीविका से छीन ली और जीविका की तरफ एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान से देखा और वहां से चला गया। जीविका तो बस देखती ही रह गई। आयुध पहली बार उसके खिलाफ गया था। ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे फील हो रहा था जैसे रूहीन की तरह आयुध भी उससे दूर जा रहा हो। उसके हिसाब से एलिजा की वजह से रूहीन उससे दूर हुआ था और अब समय की वजह से आयुध उससे दूर हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो आयुध को खुद से दूर जाते नहीं देख सकती थी। जीविका अपना सिर पकड़ वहीं सोफे पर बैठ गई। समय और आयुध जब उन पांचों से मिलने उनके वार्ड में आए तो पहले ही वहां इंस्पेक्टर कार्तिक सिमी से कुछ पूछताछ कर रहे थे और अरुणा, ओमकार, उर्वेन, अर्घ्य, मानसा और यूनी से आरजे के बारे में पूछ रहे थे। उन पांचों को एक ही वार्ड में रखा गया था। हालांकि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई थी, पर चोट सबको लगी थी सिवाय सिमी के। वो सिर्फ शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी। एक कार से इतनी बड़ी वैनिटी वैन टकराने की वजह से ज्यादा नुकसान कार का ही हुआ था। उसका ड्राइवर कोमा में चला गया था। अभी भी सबको ये एक्सीडेंट ही लग रहा था। उर्वेन, यूनी, अर्घ्य और मानसा को सिर्फ इतना याद था कि वैनिटी वैन के ब्रेक्स फेल हो गए थे और फिर गलती से एक कार से जा टकराई। उसके बाद वो चारों बेहोश हो गए थे। आरजे कहाँ गई? कैसे गायब हुई?
ये तो उन्हें भी नहीं पता था, पर उन्हें आरजे पर यकीन था। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वो ठीक होगी तो कोई भी उसे हाथ नहीं लगा पाएगा। अगर किसी ने कोशिश भी की तो वो उसका बहुत बुरा हाल करेगी। पर सिमी, उसे तो कुछ और ही याद आ रहा था, जैसे कोई किसी को धक्का दे रहा हो, पर सब कुछ काफी धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसे कुछ भी अच्छे से याद नहीं आ रहा था। वो यही कार्तिक को बता रही थी। समय बोला, ब्रेक फेल कैसे हुए? शायद ये तभी हुआ होगा जब हम उस आश्रम में थे, नहीं तो इसके अलावा तो वैन के पास ही थे हम। आयुध बोला, ये जरूर उसी ने किया होगा जिसने आरजे को किडनैप किया होगा। हो सकता है वो कार एक्सीडेंट भी नकली हो, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो। कार्तिक सिमी के पास से उठा। हो सकता है, जैसे कि इन सब ने बताया, कुछ लोग इनका पहले से ही पीछा कर रहे थे, उन्होंने ही ये सब करवाया होगा। वैसे ये परिजात का क्या मामला है? क्या तुम दोनों सच में इस कहानी वाले परिजात की किताब को ढूंढने आए थे, जिसे किसी जमाने में शिवानंद चैटर्जी नाम का कोई आदमी इस किताब का ट्रांसलेशन लिखकर मर गया था? जैसे मैंने भी सुना इसके बारे में, पर कभी ध्यान नहीं दिया। पर मुझे क्या पता था इस कहानी के पीछे इतने कत्ल हो जाएंगे। वो लोग जो मारे गए, खासकर वो आदमी जिसने सुसाइड किया और हमें उस झोपड़ी, ये कहना गलत होगा, बंगले के बाहर मिला। अब आयुध थोड़ा घबरा गया। उसे घबराते देख कार्तिक मुस्कुराया। टेंशन मत लो, मुझे अभी अभी सिमी ने ही बताया ये सब। तुम लोगों ने उसे नहीं मारा, उसने खुद सुसाइड किया था। इसके लिए मैं तुम लोगों को जेल में नहीं डालने वाला। वो आदमी पहले से ही क्रिमिनल था और दूसरा कार में मारा गया आदमी भी। इन्हें जानबूझकर इस काम के लिए चुना गया था, ताकि अगर ये पकड़े जाएं तो पुलिस से घबराकर कुछ बोल ना दें। किसी नए इंसान के साथ ये रिस्क रहता ही है, पर एक क्रिमिनल, वो इन सब केस में थोड़ा बच निकलता है, या फिर उनके पुराने केसेस ही इतने होते हैं, कोई और नया केस लग भी जाए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। पर वो औरत, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अब तक नहीं मिला। पता चला है उनका एक गैंग है जो हर जगह खाने की छोटी मोटी चोरियां करता है, वो भी सिर्फ इतनी जितने में उनकी भूख मिट जाए। ऐसे में कौन सा पुलिस वाला केस दर्ज करेगा? उनकी गैंग से काफी महिलाएं पहले पकड़ी भी गईं, पर उन पर कभी केस नहीं बना। वो सब काफी गरीब परिवार से थीं। कम पढ़े लिखे होने की वजह से कहीं नौकरी नहीं मिल पाई। तब उन सब ने मिलकर एक गैंग बनाया, जिसमें वो जगह जगह छोटे मोटे काम कर पैसे कमाती थी और उससे अपना गुजर बसर करती। पर काम तो मिल गया, पर वो इज्जत नहीं मिल पाई जो उन्हें चाहिए थी। उन्हें नौकर बनना पसंद नहीं आया। तब उन्होंने ये खाना चोरी करना शुरू किया। भाग 29। वो कहती थी कि ऐसा करने से उन्हें सुकून मिलता था। अगर इसकी जगह वही खाना वो मांग कर खाती तो वो भीख होती। जो लोग उनके मेहनत करने के बाद भी उनकी इज्जत नहीं करते थे, वो अब उनसे डर कर ही सही उन्हें कुछ गलत नहीं बोलते थे। तब से ये खाना चोरी करने वाली गैंग लोगों को डरा कर अपने हिस्से का खाना ले लेते थे। पता नहीं इस गैंग के लीडर वहाँ ऐसी हालत में। अब बाबूराव और तिलक उन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। आयुध बोला, हम भी परिजात पर भरोसा नहीं करते, पर वो लोग जो इस परिजात के चक्कर में मारे गए, हम नहीं चाहते कि अब कोई इस झूठी कहानी के लिए मरे। इसलिए दुनिया के सामने परिजात की असली सच्चाई लाना बहुत जरूरी है। समय बोला, मैं भी आयुध की बात से अग्री करता हूँ, पर आरजे वो भी तो गायब है। कहीं ये सब परिजात की वजह से तो नहीं हो रहा है? अगर ऐसा है तो हमें जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करना होगा। तभी यूनी चीखी, चिंटू कहाँ है? आरजे गायब है, पर चिंटू, क्या वो ठीक है? कहाँ है चिंटू? अब सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इन सब के चक्कर में वो सब चिंटू को तो भूल ही गए थे। सिर्फ आरजे ही नहीं, चिंटू भी तो गायब था। उस पर तो किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। अरुणा बोली, ये चिंटू कौन है? आरजे ने मुझे कभी चिंटू के बारे में नहीं बताया। ओमकार बोले, ये चिंटू कौन है? उर्वेन ने कहा, मैं बताता हूँ। चिंटू एक 5 या 6 साल का बच्चा है जो हमें कुछ दिनों पहले त्रिवेणी घाट पर मिला था। ये कह उसने समय के साथ हुए सारे वाकये से लेकर चिंटू के आरजे लाइफ के साथ रहने की सारी कहानी विस्तार में सुना दी। ये सब सुन ओमकार को उन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बच्चा, उसके बारे में बताया क्यों नहीं?
वो गायब है। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार को क्या जवाब देंगे हम? सिमी काफी देर तक अपना सिर पकड़ बैठी थी। उसे सब अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था। अचानक वो बोल पड़ी, एक्सीडेंट हुआ था, उसमें चिंटू को चोट नहीं आई थी। आरजे का सिर स्टीयरिंग से टकरा गया था, जिसकी वजह से उसके सिर पर चोट लग गई थी। मैंने आरजे को आवाज भी लगाई, पर तभी चिंटू उठा और उसने आरजे को वैनिटी वैन से बाहर धक्का दे दिया था और खुद भी उसके पीछे कूद गया। मैंने खड़े होने की कोशिश की पर मैं गिर गई। उसके बाद शायद 2 पैर वैनिटी वैन के अंदर आए थे। उसके बाद कुछ याद नहीं आ रहा है। शायद मैं फिर बेहोश हो गई थी। इतना कहे उसने फिर से अपना सिर पकड़ लिया। पता नहीं आरजे कैसी होगी। चिंटू ने आरजे को धक्का क्यों दिया? सब हैरानी से सिमी को देख रहे थे। कार्तिक ये सुन चुप नहीं रह पाया। वो बच्चा झूठा तो था ही और अब चालबाज भी हो गया है। वो 2 पैर तुमने देखे, कहीं उन्हीं लोगों ने तो चिंटू को नहीं भेजा? हो सकता है चिंटू को आरजे और तुम सबके बीच किसी ने भेजा हो, ताकि वक्त आने पर आरजे को किडनैप कर सके। ऐसे भी एक 5 साल के बच्चे पर कोई शक भी तो नहीं करेगा। समय बोला, ये भी सही है, किसी को भी एक बार में बच्चे पर शक नहीं होगा, पर मुझे नहीं लगता कि उस बच्चे के पीछे किसी का हाथ है। आयुध बोला, एक